Is am I audible, everyone? Please confirm. Okay, so Komal, are you in the class? Okay, basically विनायक मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? सर यस सर आप बोले थे ना कि एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता दीजिए ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। यस सर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता दिया था मैंने। सर बताए थे सर, बट हमको थोड़ा प्रॉब्लम है तो बोले थे सर आपको कि रिवीजन थोड़ा करवा देने के लिए। ये प्रॉब्लम है या थ्योरी में प्रॉब्लम है या फिर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है? सर थ्योरी, सर क्लास छूट गया था, थोड़ा थ्योरी से ही रिवाइज करवा दीजिए ना एक बार। चलिए ठीक है। ओके, सो जस्ट 1 मिनट। देखिए देखिए एक चीज मैं बता दूं, मशीन लर्निंग में बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लगभग सब में कॉमन है। यस और नो? केवल आपको एल्गोरिदम को इंपोर्ट करना है, बाकी डेटा सेट में जो हम करते हैं वो सब में सेम ही है। यस और नो? एक्यूरेसी यस निकालना बहुत सेम है, सब में सेम एक्यूरेसी निकालना है कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, बट फिर भी हाँ, एल्गोरिदम को ज्यादा समझना है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर उसका जो कॉन्सेप्ट बनाया था ना, बायस ये सब, वो सब हमको नहीं समझ में आया सर, क्योंकि छूट गया क्लास तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। लीनियर रिग्रेशन बता दिया था मैंने। लीनियर रिग्रेशन, हाँ आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में लीनियर रिग्रेशन बताया था, मुझे जहां तक याद है। सर लास्ट क्लास में तो रिवीजन वाला बोले थे कि आप बना के लाने के लिए KNN वाला, तो वही शो हो रहा था। जहां तक मुझे पता है उससे पहले क्लास में मैंने लीनियर रिग्रेशन बताया था, जहां तक मुझे। यस सर, उससे पहले लीनियर रिग्रेशन बताते हैं। तो उसी का ना आप बोले थे कि रिवीजन के लिए, या लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक सर। लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक अलग है, लीनियर अलग है, याद रखिएगा। यस सर, यस सर। सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन सो जो लीनियर रिग्रेशन जो था ना सर, उसका सर थियोरेटिकल पार्ट नहीं हुआ था, डायरेक्ट सर आप इम्प्लीमेंटेशन बताए थे। तो आज मैं लीनियर, एक काम करते हैं, आज लॉजिस्टिक बता देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, देन लीनियर। यस। ठीक है। यस सर, यस सर, तब ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, एल्गोरिदम डेटा सेट जैसे करते हैं वैसे सब में यूज करना है, ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट में वैसे ही चेंज करना है ना? यस सर। इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिदम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको एल्गोरिदम के बेस पे समझना होगा कि आखिर किस केस में हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करें। नॉर्मली क्या होता है, आप सोचते होंगे अभी कोई भी कभी भी यूज कर लेंगे, है ना? बट ऐसा नहीं है। हर एक एल्गोरिदम का एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है जिसके बेस पे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए आपको मल्टी क्लास के लिए बोले तो आप कोई दूसरा यूज करोगे, बाइनरी क्लास हो तो कोई दूसरा यूज करोगे, लीनियर प्रॉपर्टी हो तो अलग यूज करोगे। तो डिपेंड करता है आपके इस पे। तो बेसिकली स्क्रीन विजिबल होगा आपको। लेट मी शेयर। यस सर, विजिबल है सर। हाँ, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। यस। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। क्या है ये? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम सर। एल्गोरिदम है। सुपरवाइज क्या होता है ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यस सर। सो बेसिकली सुपरवाइज का मतलब लेवल डेटा की बात करते हैं, अनसुपरवाइज का मतलब अनलेवल डेटा की बात करते हैं। सो ये आपका हो गया सुपरवाइज्ड, लर्निंग मॉडल। और ये हो गया अनसुपरवाइज्ड। तो इस तरह का जो लेवल डेटा होता है सुपरवाइज में यूज करते हैं, और अनलेवल जो होता है अनसुपरवाइज में यूज करते हैं।
सुपरवाइज का मतलब आप जानते हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर कौन है यहाँ पे? लेबल। जैसे कि इस इमेज के साथ हमने डॉग बोल दिया, इस इमेज को हमने डॉग बोला, इस इमेज को के, तो इसको बताने वाला है ना जो देखो इस तरह का इमेज होगा तो वो डॉग क्लास से बिलोंग करेगा, इस तरह का इमेज होगा तो डॉग क्लास से होगा, इस तरह का इमेज होगा कैट से होगा। सो बेसिकली देयर इज अ सुपरवाइजर फ्रॉम व्हिच द मॉडल ट्राई टू लर्न और ट्राई टू गेन नॉलेज। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज supervised learning algorithm. One more thing I would like to say here, term is regression is used. So doesn't confuse, आप confuse मत होना कि regression का मतलब regression problem को solve करने के लिए यूज करता है, ऐसा नहीं। नाम अलग बात है, regression दिया गया है, बट इसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल है ये, जहां पे ये क्लासिफिकेशन करता है क्लास ए क्लास बी में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर, यदि आपसे जैसे मैंने बोला था ना कि जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के केस में आपको मैंने बताया था कि बाइनरी क्लासिफिकेशन और मैंने बोला था मल्टी क्लासिफिकेशन, है ना, मल्टी क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली आप किसी भी एल्गोरिथम से कोई भी यूज कर सकते हो, बट होता है ना स्पेसिफिक, किसी भी एल्गोरिथम का वो किस पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। नॉर्मली आप सिंपल सी बात, आप साइकिल से भी कहीं जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो और ट्रेन से भी जा सकते हो, बट कोई जब बात करते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं, आपका कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे कंफर्टेबल क्या होगा? ट्रेन होगा। तो कहने का मतलब कि उसी में जो है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे से वो किसमें काम करता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो नाउ व्हाट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन? मतलब जहां पे दो ही क्लास होंगे, जैसे मान लीजिए क्लास 0 क्लास 1 हो, ट्रू हो फॉल्स हो, यस हो नो हो, या फिर क्लास ए हो बी हो, तो जहां पे दो ही क्लास प्रेडिक्शन होगा वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी क्लासिफिकेशन। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर क्लास ए और क्लास बी यहाँ पे दो डिफरेंट डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। पहली बात तो कोमल ये बताइए कि आप इतना लेट से क्यों ज्वाइन किए क्लास? सर एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा था सर, मैं ज्वाइन ही नहीं हो रहा था क्लास। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दो। रीजन ये कि आपने बहुत सारा मिस्टेक किया उसमें, वो मैं सोचता हूँ मिस्टेक इसलिए बता दूं कि सारे बच्चे को भी क्लियर हो जाए। खैर आप एक काम कीजिए, आप जो हमें भेजे थे आप लिंक, है ना, उस लिंक yes, आप चैट बॉक्स में भेज दीजिए, बेटर होगा। हम उसको लास्ट जब ये टॉपिक बता देंगे तो फिर मैं उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आपने बहुत सारा गलती किया था, मैंने सोचा कि सॉल्व करके मैं भेज दूं, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि सबके सामने बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। yes. तो आपने पूछा क्या, बताइए। हाँ, यहाँ पे क्लास है और क्लास भी दो डिफरेंट डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। नो 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 नो, यहाँ क्लास है, क्लास है मतलब डेटा सेट हमारे पास, देखिए समझिए, पहले अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों को, चलिए समझिए। जैसे सिंपल सी बात, मैं एग्जांपल लेता हूँ, डायबिटीज डेटा सेट की बात करता हूँ। क्या करता हूँ? डायबिटीज डेटा सेट। अब देखिए डायबिटीज, मान लो ये डायबिटीज ये आउटकम है हमारा, और ये मान लो फीचर 1, फीचर मतलब कॉलम 1 इसको कहते हैं, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, इस तरह से। मान लीजिए कोई डॉक्टर जाता है डायबिटीज के लिए चेक करवाने, जिसको डायबिटिक है उसको हम 0 बोलेंगे, जिसको डायबिटिक है उसको 1 बोलेंगे, जिसको डायबिटिक नहीं है उसको 0 बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या बोलेगा सबसे पहले उसे? कि जाइए पहले ये सब चेकअप करवा के आइए आप, फर्स्ट कम, है ना, विद द रिपोर्ट, है ना, चेकअप का रिपोर्ट है उसके साथ लेके आइए। देन डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखेगा और क्या बताएगा कि डायबिटीज है या नहीं है, यही काम होता है। सो मान लीजिए 1% आया, उसका रिपोर्ट देख के उसने बताया कि ये इसका डायबिटिक 1 है, ये डायबिटिक पर्सन मतलब 1 लिखा उसके लिए। सेकंड का देखा कि वैसा फीचर नहीं था, उसने बताया ये 0 है मतलब नॉन डायबिटिक है। अब ऐसे हो सकता है डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट किया हो सकता है उसने 1000 लोगों का चेक किया हो, उसके पास हो सकता है 1000 लोगों का डेटा हो, यस सर नो? यस सर। वो 1000 लोगों का डेटा हो, उतना उसके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्यों ना उसको एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर ले, ताकि हम उसके बेस पे अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर सके। तो यहाँ पे जो क्लास ए क्लास बी मतलब देखिए, ये जो इस इनपुट के अकॉर्डिंग आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या डॉक्टर बताएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 है मतलब नॉन डायबिटिक है, 1 है मतलब डायबिटिक है, और इसी को हम क्लास बोलते हैं। तो आउटकम में लेबल में आपका कितना डेटा है, कितने तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तो 0 1 के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने क्लास हो, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा।
दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, यस सर। जैसे यहाँ पे कोई या तो क्लास ए से बिलोंग करता है या क्लास बी से बिलोंग करता है, कोई या तो इसका रिजल्ट यस होगा या तो नो होगा, सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो बेसिकली बोथ क्लासेस belongs to a single data set, so it depends on the input or the features, it depends on the input or the features of the data set। so जैसे मान लीजिए पर्सन आएगा बहुत सारा टेस्ट करवाने का, डॉक्टर देखेगा ना, अब सोचो जो डॉक्टर देखेगा मैनुअली देखेगा, वो दिन में वो 1% का 2% का 4 लोगों का वो देख सकता है, 10-50 लोगों का देख सकता है वो, है ना। बट मान लीजिए डॉक्टर चाहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों का चेक करें, या ऐसा मान लीजिए डॉक्टर के पास कैपेसिटी है कि वो दिन भर में 30 लोगों का ही चेक कर सकता है, 31% आ गए, 35% ऐसे भी आ गए जो अर्जेंट केस है, तो उस केस में डॉक्टर क्या देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए, एक मॉडल बनाए, एक सॉफ्टवेयर बनाए जो कि जिसमें केवल हम इनपुट देंगे और डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डेटा किसका है, ये डॉक्टर का ही है ना। इसके बेस पे हम उसको ट्रेन कर दे और वो मशीन ही खुद बता दे कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग मॉडल। और ये किस पे होता है, ऐसे ही डेटा सेट पे उसको ट्रेन करते हैं। समझ में आई बात, यही मेन मेरा प्रेडिक्शन होता है। और ये चीज हम बहुत तरीके से बहुत सारे एल्गोरिथम से करनी है, मेनली कोई भी एल्गोरिथम लोगे हमारा पर्पस यही होता है प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन करने का तरीका बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में बच्चे प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले साल कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक से कितना पूछा जा सकता है कंपटीशन। तो बहुत तरीके से लोग देखते हैं ना, एक तो सीधा लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के हिसाब से देखते हैं, एक पैटर्न ढूंढते हैं उसमें, अरे इस साल ये क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है अगले साल वो ना पूछे आपसे, या पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। क्या करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं देखो ये अल्टरनेट में पूछा गया, पक्का चांस है इस बार भी पूछा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वही बहुत सारे तरीके यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम्स है। क्या है, एल्गोरिदम्स, जो कि अलग अलग मैकेनिज्म यूज करके प्रेडिक्शन परफॉर्म करता है। और इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं। समझ में आई बात? यस। तो जस्ट 1 मिनट, लेट मी erase all these things। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये समझ में आ गया 2 पॉइंट, ये भी समझ में आ गया, जहाँ पे 2 क्लास है। अब जैसे मान लो कभी ऐसा हो क्लास एबीसी हो, तो वहां पे क्या वो बाइनरी होगा या मल्टी होगा? जैसे ही 2 से मल्टी क्लास हो जाएगा सर। वहां पे हम या तो ए से बिलोंग करें या बी से या सी से, वहां पे क्या होगा, मल्टी क्लासिफिकेशन। बट लॉजिस्टिक क्या है, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा बेस्ट होता है, अच्छा होता है। ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज करता है। ये क्या यूज करता है, सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन है क्या, थोड़ा मैं समझा देता हूं। f of x equals to 1 by 1 plus e to the power minus x minus z, या माइनस x बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। क्या होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये x है तो यहाँ भी x ही होगा, हम सिग्मॉइड फंक्शन। और ऐसे सिग्मॉइड फंक्शन का जो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यस सर। चलिए, जो लास्ट वाला है वही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये सारा डेटा इससे बिलोंग करता है, ये डेटा इससे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे सिंपल सी बात, आपने देखा होगा कि जैसे कि कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स, आप क्या करो, 1 रुपीज के कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स आप 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स को आप दे दो किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, और बोलो कि आप क्या करो, उस कॉइन्स को अलग अलग करके देखो, अरेंज करो। तो बच्चा क्या करेगा, 1 वाले को अलग कर देगा, 2 वाले को अलग कर देगा। यानी यहाँ हमारे पास कितने क्लास है, यहाँ पे हमारे पास क्लास 3 है। एक 1 रुपीज वाला कॉइन है, एक 2 रुपीज वाला कॉइन है और एक 5 रुपीज वाला कॉइन। सो दैट इज मल्टी क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली वो करेगा क्या, एक कैटेगरी, एक पास रखेगा, वो कौन सा, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। बट मैंने तो बोला क्या, fx इक्वल्स टू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। सो दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन। इसे ग्राफ आपने देखा, बट यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन x के टर्म में नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अलग टर्म में लेंगे। जैसे यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है y कैप, जहाँ पे क्या प्रिडिक्शन है, y कैप में क्या है हमारा प्रिडिक्शन, ऐसे काम करता है, ये समझिए। और जहाँ 1/1 प्लस e रेज टू पावर माइनस z, so that is the formula. So now point is, what is z, what is z and what is y cap? So basically y cap is such kind, जैसे कि समझिए ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ है, यानी y कैप का वैल्यू। अब ये इस पॉइंट पे मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है, समथिंग है, 0 है, 0, x का वैल्यू मान लीजिए 0 था, या z का वैल्यू मान लीजिए 0 था। उस केस में इसका वैल्यू y कैप का वैल्यू इतना है। अब समझिए कि यदि, यानी इसका y कैप का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, z के वैल्यू पे। और यदि z का वैल्यू मान लीजिए आप 0 से कम रखते हो तो वो क्या होता है, इधर बिलोंग करता है, ज्यादा रखते हो इधर बिलोंग करता है। सो मीन्स कि z के बेस पे y का जो भी वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। और यदि y कैप का वैल्यू 0.5 से ग्रेटर हो, क्या है, ग्रेटर है, या फिर क्या हो सकता है, स्मॉलर है। यदि y कैप का वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, इट मींस दैट, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ क्लास ए, क्या बोलता हूँ इसको, क्लास ए। और यदि y कैप का वैल्यू 0.5 से कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बी। तो आखिर ये y कैप आएगा कहां से, हमें इस फॉर्मूला से। और किस पे डिपेंड करता है, ये z पे डिपेंड करता है। सो नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज z? सो z इज समथिंग, आपने लीनियर इक्वेशन में आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, y = mx + c। यहाँ पे m स्लोप होता है सर, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। सिमिलरली आप कंपेयर करो तो यहाँ पे, यस सर, वही चीज है सर। तो यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, वहां पे x m हमारा स्लोप है, c हमारा क्या है, वहां पे इंटरसेप्ट है। यहाँ पे टर्म थोड़ा अलग है, यहाँ पे w जो होता है उसको हम कहते हैं वेट। वेट मतलब क्या, देखिए जैसे कि फैमिली में आप जाओगे ना, फैमिली में अलग बात है, बहुत 10 मेंबर हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग वैल्यू होता है, वेटेज होता है। जो सबसे बड़े होते हैं, दादाजी मान लीजिए घर में होंगे, उनका सबसे ज्यादा वेटेज होगा, और आपका यदि आप छोटे हो तो सबसे वेटेज आपका कम होगा। सो उसी तरह से हर एक जैसे कोई डेटा सेट हमारे पास है, सपोज बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, इनपुट हो सकते हैं, तो ये जो आउटपुट है, आउटकम है, वो इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें किसी का इफेक्ट ज्यादा पड़ता होगा, किसी का इफेक्ट कम पड़ता होगा। उसके हिसाब से बात करें तो सारे फीचर का वेट क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। सो ये तो जितने फीचर्स, मान लीजिए फीचर आपको मान लीजिए F1 F2 F3 करेंगे Fn, तो इसका वेट कितना होगा, W1 W2 W3 W। सो दिस इज वेट। बी क्या, बायस क्या होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आप देखते हो, कभी आपने तौलने वाले मशीन में देखा होगा कि जैसे तौलने वाला जो आपने पुराने जमाने का वो देखा होगा, इस तरह का जो हुआ करता था, है ना, ऐसे आपने देखा होगा। यस सर ये है। क्या होता था कि मान लीजिए उसमें मैनुअल हुआ करता था, अब थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करते, एक ईंट रख दे, बराबर हो गया, अब तौलना स्टार्ट करते थे। यस सर। मतलब नॉर्मली आप छोड़ दो तो एक ऊपर या एक नीचे रहता था, कभी बराबर नहीं होता था, तो लोग क्या करते, एक पत्थर या कुछ रख के उसको बराबर करते, फिर जाके सामान को तौलते। सो दिस इज कॉल्ड बायस। मैग्नेट भी लगा देते हैं सर कितने लोग। हाँ, इसी को कहते हैं बायस। ताकि देखिए, हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ, अब सिंपल सी बात, गवर्नमेंट को मैं ऐसे एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ जो जरूरी है। जैसे कि सिंपल सी बात, अब कोई स्कूल कॉलेज की मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब स्कूल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। एग्जाम तो सबको देना है बोर्ड का, तो स्कूल कॉलेज क्या करती है, स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशल क्लास प्रोवाइड करती है, ताकि ये भी उस पॉइंट तक पहुंच सके, कंप्लीशन तक पहुंच सके। सो दैट इज कॉल्ड बायस। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बायस का कंसेप्ट समझा, तो ये इस तरह, W आपका वेट होता है, B बायस होता है, और X क्या होता है, इनपुट फीचर्स। क्या बोलते हैं उसको, इनपुट फीचर्स।
यदि आप इसमें मान लीजिए 10 है तो x1 x2 x3 इस तरह से होगा। तो इसके बेस पे आप z निकालते हो और z के बेस पे आप क्या निकालते हो, ये y के बेस पे आप कहते हो कि हमारा क्लास ए क्लास को बिलोंग कर रहा है। एक तरह का ये क्या है, एक तरह का y का वैल्यू ही तो है। यस सर, प्रेडिक्टेड वैल्यू सर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर यस, यहाँ पे सर पहले तो ये लेकिन फाइंड करना पड़ेगा ना कि वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके ऊपर हम क्लास को टर्म मतलब दो क्लास को सेग्रीगेट करेंगे। जैसे सर यहाँ 0.5 के ऊपर बोले ना एक क्लास है, 0.5 के नीचे दूसरा क्लास है, तो 0.5 कैसे फाइंड किए सर? 0.5 फिक्स मान लीजिए, ऐसा माना गया है 0.5 का वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे इसलिए कि देखो ये जो, इसको गौर से देखो, यहाँ पे इस जीरो पे इसका वैल्यू क्या है, जेड के जीरो पे इसका वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। यस सर। जैसे जीरो से आगे पॉजिटिव में जाएंगे तो इधर इंक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए जिस पॉइंट पे जेड इक्वल टू जीरो पे जो होता है वो हमारा क्या है, जेड इक्वल टू जीरो पे जो वाई कैप का वैल्यू वो हमारा इनिशियल पॉइंट। और यहाँ से यदि हम इंक्रीज होंगे तो देखिए ग्राफ ऊपर भाग रहा है, यहाँ नीचे, तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो इससे ऊपर होगा वो इस क्लास का, इससे ऊपर होगा वो इस क्लास का। सो दैट इज अ पॉइंट। ठीक है। यस सर। अभी देखो एक चीज और, ये जो आपने देखा तो हम एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, वाई कैप निकाल रहे हैं। किसके बेस पे? हम वाई कैप निकाल रहे हैं जेड के बेस पे, और जेड कैप निकाल रहे हैं डब्ल्यू एक्स और बी के बेस पे। यस सर? यस सर। अब ये सब मैं समझा दिया आपको। एक्चुअली वाई कैप एक तरह का प्रोबेबिलिटी है। क्या है प्रोबेबिलिटी? कि प्रिडिक्शन हमारा जैसे y 1 और 0 मान लीजिए, तो 1 तब होगा जब इससे ऊपर होगा, मान लीजिए 0 कब होगा जब इससे नीचे हमें आएगा। अब जैसे कोई एक रेंज हमें फिक्स करना पड़ेगा ना कि इस रेंज से ऊपर जाएंगे तो 1 मानेंगे, इस रेंज से नीचे कम 0 मानेंगे। ठीक है। तो वही तरह से उसी तरह से y = 1 होने के लिए y कैप का वैल्यू क्या, प्रोबेबिलिटी वही चीज है कि कोई भी क्लास 1 से बिलोंग क्या करेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, y कैप आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इस 0 होने के लिए इसका ये प्रोबेबिलिटी होगा। सो बेसिकली ये, सो y कैप इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, y = 1 एट x। इनपुट फीचर हो गया, w हो गया, बायस। आई थिंक ये समझ चुके हैं आप, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड। सो एक चीज इसको भी देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यदि y कैप किस पे बिलोंग करता है, z पे डिपेंड करता है, तो लिख सकते हैं ना y कैप इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ व्हाट, f ऑफ z लिख सकते हैं। और z क्या होगा, f ऑफ WXB। W होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट। सर x भी तो होगा वहां पे, x भी होगा, यहाँ पे सब पे डिपेंड करता है ये। यस सर। चलिए, तो ये तो था। अब अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझिए क्या होता है। इट इज सर ये तो पढ़ लिए सर, ये वाला हो गया। हो गया। यस सर। हाँ, एडवांटेज की बात वाला। सो एडवांटेज ये है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेक्स कोई मतलब नहीं है कि कंसेप्ट के यूज करना है, सिंपल कंसेप्ट है उसका। परफॉर्म वेल ऑन डेटा विथ लीनियर रिलेशनशिप। हाँ ये समझिए, लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लिखते हो y = mx + c, इसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। तो यदि x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज हुआ y भी डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, कुछ इस तरह का। ठीक है। सो जहां पे डेटा का लीनियर रिलेशनशिप मतलब पहले के घटने से दूसरा बढ़ता है, डिक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना यदि वैसे डेटा पॉइंट्स का, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से लाइन के फॉर्म में आएगा, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। यदि अलग अलग आ गया तो लीनियर नहीं हो गया आपका। ठीक है। चलिए, यानी इस एक लाइन के आसपास, यदि आप ग्राफ ड्रॉ एक लाइन के आसपास इसका वैल्यूज आएगा, तो उसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग। हाँ, इसमें ओवरफिटिंग चूंकि लीनियर लाइन है तो इसके आसपास कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, इस लाइन के आसपास ही है ना, तो यहाँ पे ज्यादा मतलब ओवरफिटिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। लोड फॉर लोड, हाँ लो डायमेंशनल डेटा, इसका डायमेंशन कम है, मतलब नंबर ऑफ फीचर्स कम, नंबर ऑफ फीचर्स कम है। यस सर। एडवांटेज की बात करते हैं, हाई डायमेंशनल डेटा सेट, टोटल नंबर ऑफ फीचर्स, थाउजेंड्स ऑफ ओवरफिटिंग। हाई डायमेंशनल डेटा को जब यूज करेंगे तो वहां पे ओवरफिटिंग के चांसेस होते हैं।
डिफिकल्ट टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन अ डेटा सेट। यदि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है डेटा सेट में सारे फीचर्स की वजह, तो उसको डिफिकल्ट मतलब उसको उस पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। सेंसिटिव टू आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब ये कि आउटलायर्स से इफेक्ट पड़ता है इसको, ठीक है। अब यदि कोई पॉइंट मान लीजिए ऐसा है, एक कोई सारा पॉइंट यहाँ बिलोंग कर रहा है और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये क्या करेगा एक्चुअली में, ये इस सबसे वैल्यू को कम करेगा ना। जैसे आप कोई ग्रुप में है, कोई मार्क्स में लाया सारा 80% से ऊपर लाया, मान लीजिए कोई 81, 82, कोई बच्चा सिर्फ 40% ले आया, तो क्या होगा, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को गिरा देगा या नहीं गिरा देगा परसेंटेज। सो दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स, जो कि ग्रुप से अलग बिहेवियर शो करता है। समझ में आई बात? चलिए, नीड ए लार्जर डेटा सेट। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करने के लिए हम लोग छोटे डेटा सेट पे यूज नहीं करते हैं, इसको जनरली लार्जर डेटा सेट पे यूज करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए मैथमेटिक्स पार्ट में मैं समझाऊंगा, परेशान नहीं होना थोड़ा, है ना। अब देखिए, सो मैथ बिहाइंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट पे देखते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखा जेड इक्वल्स, इसका मतलब W क्या है आपका 5 हो गया, X आपका, अच्छा X चेंज होगा क्या? X चेंज होगा सर, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि इनपुट फीचर है ना। नहीं चेंज। गिवन डेटा सेट के लिए X तो फिक्स ही रहेगा हमारा, मतलब फीचर्स तो फिक्स ही रहेगा ना किसी डेटा सेट के लिए। तो सर X तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे X1 X2 इस तरीके से। उसका वैल्यू हुआ ना, वो तो उसका वैल्यू किसी पार्टिकुलर डेटा के लिए जो X होगा फीचर्स, वो तो फिक्स ही रहेगा, इस डेटा के लिए फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। X सर ओवरऑल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। X मतलब ओवरऑल फीचर की बात कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू डेटा सेट में दिया वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो फिक्स ही रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ X, ठीक है। 10 क्या है? बायस। तो मेनली समझिए, यदि हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है उसका डेटा तो फिक्स ही होगा ना, चेंज तो नहीं होगा। इट मींस दैट आखिर Z किस पे डिपेंड करता है? W और B पे। X पे डिपेंड करता है, लेकिन आखिर हमें यदि इस प्रेडिक्शन को अच्छा करना है तो हमको किसको करना पड़ेगा? ट्यूनिंग किसको करना पड़ेगा? W और B को ट्यूनिंग करना होगा। समझे बात को? यदि हम अच्छे से हो तो प्रेडिक्शन हमको W और B का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जहां पे हम सही से क्या कर सके, प्रेडिक्शन कर सके, ठीक है। सो दैट इज, ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए X की बात करता हूं। सो इस X में देखिए, X का वैल्यू ये है, Y का वैल्यू मान लीजिए Y कैप में निकालना है, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो X का वैल्यू मान लीजिए -10 है, तो क्या आएगा वैल्यू? -35। सो -35 आएगा। यहाँ पे देखिए -30 आएगा, यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग वैल्यू आएगा। 10 हो जाएगा, यस सर। 40, 50 and then 55, यस सर हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा। yes. चलिए, तो ये वैल्यू आएगा तो थोड़ा सा और देखिए, इसके बाद हम इसके बाद हम Y कैप निकालेंगे। यस सर। तो यही आएगा Y कैप। अप्रॉक्स देखिए, अप्रॉक्स में यही आएगा, देखिएगा गौर से, अप्रॉक्स में यही आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में यही। अब समझिए, कुछ इससे समझ में आया? आप गौर से देखिए, Z का वैल्यू 35 था तो भी 0 आया, माइनस में था तो भी 0 आया। Z का वैल्यू जब प्लस हुआ तो 1 आया, प्लस में हुआ तो 1 आया, प्लस में हुआ तो 1 आया। मतलब ये कि Z पे डिपेंड करता है Y कैप का वैल्यू। इसका देखने मिलता है कि Z का वैल्यू यदि ज्यादा हो तो Y का वैल्यू 1 आएगा, ज्यादा चांसेस है कि यदि पॉजिटिव हो तो ज्यादा चांसेस है कि Y कैप 1 होगा, 1 ही आएगा। Y कैप का वैल्यू जो है 1 क्लास में आएगा, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब सर कि Y कैप का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करेगा, और अगर वैल्यू निगेटिव है सर Z का तो माइनस, अगर निगेटिव है तो 0 आएगा सर, और पॉजिटिव है तो 1 आएगा। वही कंक्लूजन देखिए कि इफ Z वैल्यू इज लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो Y का वैल्यू क्या रहा है? पॉजिटिव। Y कैप मतलब वो क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है। यदि Z का वैल्यू लार्ज नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लास 0 से बिलोंग कर रहा है। आपको वही चीज देखिए, यदि यहां से हम ऊपर जाएंगे, है ना, यदि हम Z का वैल्यू इधर लार्ज पॉजिटिव आएगा, इधर जाएंगे तो
तो क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, 1 के तरफ बढ़ रहा है सर। जाएंगे मतलब निगेटिव में जाएंगे जेड, तो क्या मिल रहा है आपको? 0। यस सर। फिगर को देख सकते हैं ना, आखिर किस में, इसमें बिलोंग करते हैं, निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में इससे बिलोंग करते हैं। इसका मतलब वाई कैप का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो, इसका मतलब क्या है? तो वो क्लास 1 से बिलोंग करेगा, और यदि लेस देन 0.5 हो तो इससे बिलोंग करेगा। क्लास 0 यस एनीवन? क्लास 0 से बिलोंग करेगा सर। हाँ, तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको? चलिए, इसका मतलब ये है कि आखिर आप गौर से देखिए, यानी जेड के पे डिपेंड करता है, ये गौर से देखिए, जेड जितना ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा, ये उतना ही छोटा हो जाएगा। ध्यान सुनिए, जेड जितना ज्यादा बड़ा होगा ये उतना ही छोटा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ये छोटा होगा तो इसका वैल्यू भी छोटा हो जाएगा। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव दे रहे हैं उतना नेगेटिव हो गया तो छोटा ही हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू नेग्लिजिबल 1 1 1 1 ही आया है। देखिए, अब यदि जेड का वैल्यू आप निगेटिव लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। उस केस में देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला बहुत कम है, तो क्या 0 के अप्रॉक्सी आएगा ना आपको? यस और नो? यस सर। तो वही चीज है। तो आखिर मैकेनिज्म समझ में आया कैसे निकालते हैं आप लॉजिस्टिक रिलेशन? सर ये वाला एक बता दीजिए तो क्या बताया, माइनस छोटा हो जाएगा तो? मैंने बोला जस्ट 1 मिनट, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स। हाँ, मैंने बोला कि आप इस फॉर्मूला को देखिए, जेड पे डिपेंड करता है। जेड का वैल्यू यदि मैंने क्या लार्ज पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव लगा हुआ है, इसका वैल्यू क्या निगेटिव हो जाएगा। जितना बड़ा वैल्यू पॉजिटिव में उतना छोटा हो जाएगा। कोई बड़ा वैल्यू है माइनस का सबसे छोटा नहीं हो जाएगा वो? यस सर। और उस केस में इसका वैल्यू भी क्या है, निगेटिव का, इसका भी वैल्यू बहुत कम आएगा। यस सर, बहुत कम। यस सर। और उस केस में 0 के बराबर मान लीजिए हो गया तो 1/1 कितना, 1 ही आएगा ना, है ना? यस सर, 1 ही आ जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। तो ये 0 की ओर जाएगा, 1 क्लास की ओर बिलोंग करेगा। इसका वैल्यू वाई कैप का वैल्यू 1 की ओर जाएगा। यदि इसका वैल्यू हम निगेटिव लेंगे जेड का वैल्यू, तो ये क्या माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? जितना ज्यादा निगेटिव लेंगे हम उतना ज्यादा बड़ा पॉजिटिव होगा ये, और उसका वैल्यू उतना ही बड़ा हो जाएगा e टू दी पावर के फॉर्म में। और उस केस में ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या है, पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लगभग 0। सर जो निगेटिव वाला वैल्यू बोले तो निगेटिव पावर लेंगे तो नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो उतना छोटा हो जाएगा, और फिर छोटा वैल्यू को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना सर नीचे में। यार यदि निगेटिव है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक मिनट, जैसे जेड निगेटिव है मान लीजिए, तो माइनस में लगा हुआ फॉर्मूला में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। और e टू दी पावर पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो जब पॉजिटिव है इसका बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल। ठीक है? और यस सर। ये बड़ा होगा तो 1 के साथ ये भी बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में ऊपर जो हम देख रहे हैं तो वो बहुत नगण्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? सो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा सर 0 का बड़े वाले केस में। कंक्लूजन ये हुआ कि जेड पे डिपेंड करता है। जेड का वैल्यू यदि लार्जर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, देखो गौर से फिगर को देखो, यहाँ पे इससे उधर जाएंगे तो पॉजिटिव ही हुआ ना हमारा। यस सर। हो रहा है देखो, और इससे नीचे आते नेगेटिव में देखो 0 की ओर जा रहे हैं। सो दैट इज द कंक्लूजन। देखो यहाँ पे, नाउ द पॉइंट इज, हम यहां से यहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब हम इस चीज को दूर करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम लॉस फंक्शन की बात करते हैं। लॉस फंक्शन समझिए क्या होता है किसी। अब लॉस फंक्शन देखिए, सपोज इसको गौर से देखिएगा। चलिए, हमने जो प्रेडिक्ट किया था y, वो मान लीजिए 1 है, और हम जो y कैप ला रहे हैं उसका वैल्यू मान लीजिए 0.8 आ गया। हमारा टारगेट क्या है, वो 1 है, बट हमें जो y कैप आया वो कितना है, 0.8 है। कुछ कमी है या नहीं है, बताइए सर। टारगेट 1 कैसे अज्यूम कर लिए? मैंने बोला कि हम क्या कहते हैं, क्लास 1 या जितना अच्छा उतना अच्छा रहेगा। मैंने बोला इससे ऊपर क्लास 1 के लिए 1 होने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, 1 तभी होगा ना ये जब इसका y कैप का वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होगा। यस सर। 0.5 से लेस होगा, इसका मतलब 0 की ओर लाई करेगा। यस सर। यस। यानी ये y का वैल्यू, ये y का वैल्यू है, और ये मान लीजिए हमारा क्लास है, तो क्लास 1 होने के लिए, या फिर देखिए पूरा का पूरा 1 हम कहेंगे तो एक्यूरेसी हुआ 100%। मान लीजिए हमारा 1 है
और इसमें भी हमें 1 आया, इसका मतलब दोनों का एक्यूरेसी ज्यादा है ना, सेम है। यस सर। लेकिन मान लीजिए 0.8 भी आएगा तो हम क्या बोलेंगे, क्लास 1 ही बोलेंगे ना इसको। यस सर। लेकिन हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा क्लोज वैल्यू है उतना अच्छा हमारे लिए हो, उतना कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं, है ना। सो आखिर फिर भी कमी रह जाता है किसमें, प्रेडिक्टेड वैल्यू में सर। हाँ प्रेडिक्टेड वैल्यू में या इसमें। सो उसके डिफरेंस को हम कहते हैं लॉस फंक्शन। क्या बोलते हैं उसके डिफरेंस को, लॉस फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमें आया 0.2 और प्रेडिक्टेड में आया 0 है, उसके इसमें डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, इसको भी बोलेंगे लॉस फंक्शन। मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कितना दूर है वो, दैट इज कॉल्ड लॉस फंक्शन। उसी को देखिए, लॉस फंक्शन मेजर्स हाउ फार एन एस्टिमेटेड वैल्यू इज फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, सो ट्रू वैल्यू से जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड यही फॉर्मूला होता है लॉस फंक्शन का। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस केस में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा, लॉस फंक्शन का जनरल फॉर्मूला यही होता है, बट इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और समझिए, इसमें मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पे, ध्यान से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, JW क्या है, इसको लॉस फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताइए? वेट पे। वेट पे डिपेंड करेगा और बी पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। यस तो सर। मोस्टली ये भी लगभग सेम ही रहेगा, वेट पे डिपेंड करेगा। अब बताइए, हमें उस वेट को फाइंड करना है, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें उस एक्यूरेट वेट को फाइंड करना है जहां पे हमारा लॉस फंक्शन क्या हो, मिनिमम हो। समझिए पॉइंट को, तो वेट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि वाई प्रिडिक्ट जो है हमारा, किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो बेसिकली हम क्या चाहेंगे, वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू और वाई ट्रू जो वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पहले से, उसके बीच का डिफरेंस जितना कम आए तभी हमारा सही प्रिडिक्शन होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, वाई प्रिडिक्ट दोनों का वैल्यू, इसका W पे तो डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। यस नो? यस सर। तो आखिर इस W को हमें फाइंड करना है जहां पे क्या हो, लॉस फंक्शन मिनिमम हो। तो उसी के लिए हम एक फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप ग्राफ, इसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ना, यस सर। इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करें कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसा यदि ग्राफ मिलेगा आपको तो कहीं पे देखिए इस लोकेशन में देखिए ये मिनिमम पॉइंट है, इस लोकेशन में देखिए ये मिनिमम पॉइंट है, इस लोकेशन में इस मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमम क्या है देखिए, ये मिनिमम बेसिकली है JW का वैल्यू, देखिए गौर से। यस सर। तो हम कोशिश करेंगे इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, यस सर, और नीचे लाएंगे सर उसको की हेल्प से, ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारा मिल रहा है मिनिमम ना, हम एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं कौन सा होगा, नहीं होगा। तो उस केस में इस ग्राफ को हम कोशिश करते हैं इस ग्राफ में चेंज करने की। ये जो ग्राफ इस तरह का है, हम उसको ग्राफ को ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस तरह से, देखिए कुछ ऐसा। अब हम इस ग्राफ में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बहुत सारा लोकल मिनिमा मिलेगा आपको, लेकिन हमें यूनिवर्सल मिनिमा चाहिए ना, हमें ग्लोबल मिनिमा चाहिए, जिस पॉइंट पे सारे सबका हमेशा क्या है, हमें लॉस फंक्शन मिनिमम आए। तो उस केस में हम इस ग्राफ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूला का ग्राफ भी बनाएंगे तो इस तरह का आएगा। तो हमें इस तरह ग्राफ चाहिए ताकि हम कह सके कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम है एग्जैक्टली कर, और ये सबके लिए सर ये होगा, ये सर यस सर, ये ग्लोबल मिनिमा सबके लिए होगा। तो कहने का मतलब ये, अब हम मान लीजिए इनिशियल वेट, मान लीजिए वेट, क्योंकि शुरू में वेट का वैल्यू दिया रहेगा ना आपको, और तो आपको वेट को क्या करना है, चेंज करके देखते रहना है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आए, या मान लीजिए यहाँ पर है आप इनिशियल वेट, तो आप थोड़ा चेंज करोगे, यहाँ चेक करोगे, फिर यहाँ चेक करोगे, फिर यहाँ चेक करते हुए आओ उस पॉइंट तक जहां पे आपको लगेगा कि इसका वेट सबसे, मतलब इसका लॉस बहुत सबसे मिनिमम हो गया। एक तरह का पाराबोलिक ग्राफ बन गया सर ये। हाँ, तो हमें ऐसा ही ग्राफ बनाना है, इसी को कहते हैं, इसी ग्राफ को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट डिसेंट। इसको भी ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन इसमें लोकल मिनिमा है कंसेप्ट। मतलब देखिए इस जगह पे ये मिनिमम, इस जगह पे ऐसा नहीं, हमें यूनिवर्सल मिनिमम चाहिए, ग्लोबल मिनिमा देखिए। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ मिले तो अच्छा है ना, हम डायरेक्टली उसको पता कर सकते हैं, डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे और एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सो यही हमारा मेन कंसेप्ट होता है। तो उस केस में वो जो हम यूज करते हैं लीनियर में यूज करते हैं, वो जो हमने बताया आपको लीनियर रिग्रेशन में इसको यूज करते हैं।
बट हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको सपोज लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी का वैल्यू 1 है, आपको 1.0.8 आया, आपको ध्यान से सुनिए, या आपका वैल्यू 20 है, आपको 18.1 आया है। तो ये डिफरेंस आखिर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं ना, और जो वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या हो गया, लॉस फंक्शन हो गया। बट यहाँ तो हमारा वैल्यू नहीं है, यहाँ हमारा क्या है, क्लास में है, तो यहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आपको वैल्यू था, इसलिए ऐसा फंक्शन आ रहा था आपको। हमें तो क्लासिफिकेशन चाहिए, तो हमें ऐसा ग्राफ चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, लॉस फंक्शन। ग्राफ की बहुत बात कर रहे हैं सर, सॉरी, जो पैराबोला वाला बना है वही वाला। हाँ तो एक्चुअली देखिए मैंने बोला कि इस ऐसे ग्राफ का वैल्यू, ऐसे फॉर्मूला का वैल्यू ये आएगा, तो इसमें हम क्या कभी बोल सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है सबके लिए, नहीं कह सकते। तो आखिर ऐसा यदि ग्राफ आए हमारे पास, तो हम कैसे ये मिनिमम है, यस सर, ऑब्वियसली कह सकते हैं। या कोई मिनिमम का कंसेप्ट नहीं, लोकल ग्लोबल या जो है एक ही है, तो हमें यही करना। और इस केस में ये ग्राफ कब आएगा, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे L मतलब लॉस फंक्शन, Y क्या है ओरिजिनल वैल्यू, Y कैप क्या है प्रेडिक्टेड वैल्यू। यहाँ पे Y क्लास के फॉर्म में क्या होगा, क्लास के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप वन मतलब हमारा क्या है, वन मतलब हमारा 1 होना चाहिए क्लास 1 के लिए, और Y कैप मान लीजिए 1.8 आया, ऐसा भी तो हो सकता है। उसको ऐसे निकालते हैं, y इंटू लॉग ऑफ y कैप प्लस ये फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। और ये जो ग्राफ देता है हमें, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए, जैसे मान लेते हैं सपोज, अब हमें तो या तो y इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट करना है, या y इक्वल टू क्या प्रेडिक्ट करना है, 0 प्रेडिक्ट करना है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है। अब हम जो y कैप निकालेंगे वो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस y कैप के वैल्यू पे हमें पता करना है कि इसके बीच कितना अंतर रह गया, क्लास 1 होने से क्लास 0 होने से। तो मान लेते हैं कि सपोज हमें y इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 होने के लिए हमारे पास y कैप का वैल्यू क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला इसे पुट करेंगे। अब ये y का वैल्यू कितना 1, y कैप हमें निकालना है, या हमको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब गौर से जब पुट करेंगे तो 1 log y कैप प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा फिर, यस सर, यस सर। तो बचेगा हमारे पास ये, और माइनस तो क्या आएगा ये, तो लॉस, इस केस में लॉस फंक्शन हमारा ये हो गया, माइनस लॉग y कैप। जब y इक्वल टू 1 आएगा तो लॉस फंक्शन हमारा ये होगा। जब y इक्वल टू 0 प्रेडिक्ट करता है, उस केस में क्या होगा, मतलब हमारा या तो क्लास 1 हो सकता है या क्लास 2 हो सकता है ओरिजिनल वैल्यू, बट हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि अब इस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो बचेगा यस सर, क्या बचा ये। अब इसके गौर से समझिए, गौर से समझिए इसको अच्छे से, गौर से देखिए कि वी ऑलवेज, अब इस केस में माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सर। लॉग में माइनस लगा दे तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा ना। यस सर। और ये लॉस फंक्शन हमें कम ही चाहिए ना कि ज्यादा चाहिए, कम चाहिए सर, हमें लॉस फंक्शन मिनिमम चाहिए, तो ये छोटा वैल्यू होना चाहिए। और छोटा कब होगा बताओ मुझे, जितना ज्यादा ये छोटा होगा, ये इसका वैल्यू y का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा, लॉग उतना बड़ा होगा, और लॉग उतना बड़ा होगा माइनस लगा उतना छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात। यस सर। तो y हमारा क्या होना चाहिए, y कैप जितना बड़ा, सिंपल सी बात देखिए। अब बिजली आपने ग्राफ में देखा था, जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, गौर से देखिए, मतलब सिंपल समझिए ना, आपको यदि y1 प्रेडिक्ट करना है, 1 प्रेडिक्ट करना है, इस ग्राफ को देखिए गौर से, इसको देखिए गौर से, जस्ट 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट गौर से देखिए इसको, कि इसी में देखिए ना 1 हमारा आना चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखिए कि 0.8 आया y कैप का वैल्यू, तो गैप रह गया या नहीं रह गया। तो y कैप का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना हम कंफर्म कर सकते हैं ये क्लास 1 से या इस क्लास से बिलोंग करता है। y 0 का वैल्यू जितना ज्यादा, जितना 0 के आसपास आएगा उतना हम कैसे इससे बिलोंग करते हैं। इस बाउंड्री में तो वो डाउट में है ना, या तो 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा इधर वैल्यू आएगा वो क्लास 0 से, जितना ऊपर वैल्यू आएगा वो क्लास 1 से।
या सुनो, यस सर। इस गैप को हम कम करना है हमें ना, तो ये मिनिमाइज कब होगा, जब हमारा वाई कैप का वैल्यू जितना बड़ा आएगा। समझ में आई बात? यस सर। सो दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द यूज ऑफ वाई कैप। समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। वैसे ही मैं एक नेक्स्ट बताऊं, इस केस में बताइए, अब हम जीरो चाहेंगे तो हम क्या चाहेंगे, वाई कैप का वैल्यू जितना कम आए, जीरो के नजदीक आए। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे इसका मतलब वाई कैप का वैल्यू हम चाहते हैं कि लॉस फंक्शन मिनिमम हो। यहाँ पे हम इस केस में भी हम चाहते हैं लॉस फंक्शन मिनिमम हो, इस केस में भी चाहते हैं लॉस फंक्शन मिनिमम हो, लेकिन इस केस में लॉस फंक्शन जीरो कहता है। यदि वो जीरो को जीरो कहता है तो अच्छा है ना, और वन को कहता है तो भी अच्छा है। वो कब है, जब लॉस फंक्शन दोनों केस में मिनिमम। तो यहाँ पे लॉस फंक्शन मिनिमम होने के लिए क्या है, ये पूरा मिनिमम हो। तो इसका मतलब क्या होगा, वाई कैप स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा, ये बताइए। स्मॉलर होना चाहिए सर। जितना कम ये होगा, -1 करेंगे, 1 में से घट रहा है ना, उतना ज्यादा वैल्यू आएगा सर। उतना बड़ा आएगा तो ये उतना छोटा हो जाएगा। इतना बड़ा तो ये भी बड़ा होगा, और ये उतना बड़ा होगा उतना ये छोटा हो जाएगा। ये उतना ही छोटा हो जाएगा। यस। इसीलिए सो ऑलवेज वांट अ स्मॉलर लॉस फंक्शन वैल्यू, हेंस वाई कैप शुड बी वेरी स्मॉल। सो यदि 1 प्रिंट करना है उस केस में भी लॉस फंक्शन मिनिमम चाहिए हमें, जीरो होने के लिए भी लॉस फंक्शन मिनिमम चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है उसके लिए, तो दोनों केस में यदि 1 प्रिंट करना है तो वाई कैप का वैल्यू जितना ग्रेटर होगा, एक्चुअली वाई कैप का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो जितना वाई कैप का उतना वो 1 की ओर आएगा, जितना कम होगा वो 0 की ओर होगा। सिंपल सी बात, ग्राफ से पता चल रहा है आपको। लेकिन ये तो ग्राफ देख के बता लेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो यही हमारा लॉस फंक्शन हुआ। अब ये हमारा एक चीज और, लॉस फंक्शन क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो पहले के लिए लॉस फंक्शन निकालते हैं। तो हर एक जितने हमारे पास जो क्या कहते हैं डेटा सेट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक का निकालेंगे वो लॉस फंक्शन कहलाएगा, दूसरे का निकालेंगे ये लॉस फंक्शन हुआ, तीसरे का ये लॉस फंक्शन हुआ। लेकिन हमें सारे जितना हमने निकाला है सबका एवरेज निकाले, सारे लॉस फंक्शन का ओवरऑल, वो क्या हो जाता है आपका कॉस्ट फंक्शन। समझ में आई बात? यदि एक पॉइंट का निकाले तो लॉस फंक्शन, दूसरे का भी लॉस फंक्शन। अब 100 पॉइंट सारे का लॉस फंक्शन का ऐड करके उसका एवरेज निकाल दे, वो क्या हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन। सो देखिए वही चीज है ना यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ क्या कर नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा लॉस फंक्शन। क्लियर है? यस सर। उसी तरह से निकालते हैं। समझ में आया ना? तो आज यस। ये आपका था, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करेंगे, ठीक है। चल एरर आया तो सर उसको कैसे फिर ठीक करेंगे सर? क्या चीज सर जो हम सेंड किए थे। अभी मैंने, अच्छा आपका हाँ सर। लोग तो अभी तो समय हो गया है ना सर तो उसमें अगर एडिट करने का ऑप्शन, आपका कोड देखा है ना, आपके कोड में प्रॉब्लम ये है कि आपने लगता है अपने मन से लिखने का ट्राई किया है। यस सर? तो ये जहां आपने गलत कोड ही लिखा है, आप एक बार जो है मैंने कोड जो भेजा है कहीं पर उसको जाके देखिए, तो करके देखिए। यहाँ पे sklearn.model सिलेक्शन होना चाहिए, वहां पे आपने मैट्रिक्स दे दिया है। जहाँ पे डेटा होना चाहिए, वहां आपने डेटा सेट दे दिया है। तो वही सब मिस्टेक किया आपने, मतलब आपने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया, सिंपल आपने डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया इसीलिए। सर रिवाइज करके उसको डाल देते हैं। हाँ रिवाइज कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कोई एक लगाइए, जैसे कि कोई भी आप वीडियो देखना, डिसीजन ट्री का भी देखिए, उसमें भी समझ में आएगा। सब में हमने सेम यूज किया है, केवल हम एल्गोरिदम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गोरिदम समझना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, किस केस में कौन सा एल्गोरिदम लगाए। जैसे डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर तो एक ही है ना, लेकिन डॉक्टर को पता है कि किस डिजीज में कौन सा दवाई देना है, किस लेवल में कौन सा दवाई देना है, दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है। चलिए ठीक है, अटेंडेंस बच्चों आप लोग का बना देंगे, और या कोई स्केच हो तो मैं भेज दीजिएगा लिख के, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर।